TMR ही असल डाइट है। शायद कोई एक भी फार्मर ना होगा पूरे पाकिस्तान में कि जिसने इसके साथ जब भी यूज़ किया और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ना लिया हो। एक एनिमल का जो ड्राई मैटर इनटेक है उसके अंदर वो पूरा नहीं होता, तो वो कॉन्सेप्ट फीडिंग का पूरा ही नहीं होता। हर फेज़ के अंदर एनिमल ग्रो कर रहा है कि या ड्रॉप कर रहा है अपना वेट, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ रही है या दूध कम हो रहा है। जैसे ड्राई फेज़ ही असल वेट इनपुट करता है जिसने आगे जाके उसका बॉडी स्कोर भी मेंटेन करना और वज़न पूरा रखना है। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह जाएगा और मसल मास बढ़ जाएगा। ये उसी तरह ही उसको लेके चलेंगे और इससे एफिशिएंसी बेहतर होगी। डॉक्टर मोहम्मद अत्तर PhD एनिमल न्यूट्रिशन है और कौमी व बैनुल-अक़वामी इदारों से एनिमल फीड फार्मूलेशन पर तरबियत याफ्ता हैं और पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में 30 साल से माहिराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अत्तर ने 2012 में समेडा की तजवीज़ पर आला नस्ल की डेयरी गायों में TMR फीडिंग पर तहकीकाती काम शुरू किया, जिसको मुख्तलिफ मॉडल फार्म्स पर कामयाबी के साथ समेडा की मदद से नाफिज किया गया। इसकी वजह से गायों की पैदावारी सलाहियत यानी दूध की पैदावार में गर्मियों के मौसम में तकरीबन 30% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले तो मैं समेडा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फार्मर की अवेयरनेस के लिए इस तरह की डिस्कशंस का इनकाद किया होता है या करते हैं, ताकि वो एक नॉलेज जो है इम्पार्ट कर सकें फार्मर को कि वो अपने फार्मों पे जानवरों की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और एफिशिएंट हों। जहाँ तक आपका सवाल TMR का है, तो मैं समझता हूँ कि ये TMR हमें आज लगता है शायद कि नया कॉन्सेप्ट है। हमें अब फार्मर को इसमें तो कोई दूसरी राय अब नहीं रहेगी कि TMR वर्सेस सेपरेट फीडिंग कोई कंपैरिजन नहीं है। TMR ही असल डाइट है उन एनिमल की जिनके अंदर दो फीडिंग सिस्टम हैं। एक तो वो डाइजेशन है जो सिंपल स्टोमक की डाइजेशन है, दूसरा हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है जिन्होंने माइक्रोबियल प्रोटीन या मेटाबॉलिक प्रोटीन देनी है और कुछ नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन आगे जाके डाइजेस्ट करवानी है। अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में TMR का क्या हमने उसके अंदर चेंजेस लेके आनी है ताकि उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो। हम गर्मियों में दो जोन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मार्च से लेके हम अप टू स्टार्ट ऑफ जून। इसमें हॉट वेदर तो होता है लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ये एवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम से तो ये इसकी कूलिंग हम कर सकते हैं और अच्छी इफेक्टिव कूलिंग हो जाती है। स्प्रे सिस्टम कर लें, कूलिंग सिस्टम कर लें, स्प्रिंकलिंग कर लें या मिस्ट कर लें, लेकिन जो ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिड और हॉट दोनों ब्लेंड होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास सवाई इस चीज़ के हम एयर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ कर लें ताकि विंड चिल इफेक्ट आए और एनिमल अपने फील लाइक टेम्परेचर लो फील करे, या डिह्यूमिडिफायर लगाएं जैसे AC में होता है कि ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन इसके लिए करना तो इवेंचुअली करना है तो पड़ेगा ही। हमें हाई वेलोसिटी पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फीड एक जानवर को हम लाइक धूप में खड़ा कर लें और हम कहें कि फीड के ज़रिए हम उसको ठीक कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फीड बिल्कुल उसमें भी चेंजेस करनी चाहिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, लेकिन असल काम थर्मो न्यूट्रल जोन पे एनिमल को लाना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूस स्ट्रेस ना हो उसके ऊपर। अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस के साथ होता क्या है, तो दो तरह के स्ट्रेसेस आते हैं। एक तो फिज़िकल चेंजेस उसके अंदर आती हैं कि एक एनिमल का बॉडी टेम्परेचर जनरली 101 फ़ारेनहाइट से बढ़ के 102.5 तक चला जाता है। सेकेंडली वो एनिमल पेंटिंग करता है, उसकी रेस्पिरेशन बहुत तेज़ हो जाती है जो 20-25 से बढ़ के 80 ब्रेथ पर मिनट तक चली जाती है, और उससे क्या होता है कि एनिमल की रूमिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। एनिमल ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे चला जाता है, और इसके साथ उसकी जो इनटेक वो डिस्टर्ब होती है, और इनटेक डिस्टर्ब होती है तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन हो गई। तो ये है फिज़िकल चेंजेस। इसके बाद असल जो चेंजेस मेटाबॉलिक आती हैं वो इतनी ज़्यादा चेंजेस हैं कि इसमें मैं इसको इतने थोड़े टाइम में शायद डिस्क्राइब ना कर सकूँ, लेकिन एक जो मेजर चेंज है कि बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का एक सर्टन रेशियो होती है। लाइक जैसे बाइकार्बोनेट
टू कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 20:1 इज़ नॉर्मल रेशो। जब एनिमल बार बार ब्रीथ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो बॉडी में कम हो जाती है और बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है। एनिमल उसको पूरा करने के लिए क्या करता है कि किडनी के ज़रिए बाइकार्बोनेट को सक्रीट करता है और उससे क्या होता है कि एनिमल के अंदर बाइकार्बोनेट्स का लेवल डाउन हो जाता है। जो सलाइवा के अंदर बाइकार्बोनेट्स होने चाहिए वो लेवल कम हो जाएगा। एक तो सलाइवा वैसे कम प्रोड्यूस होगा और दूसरा बाइकार्बोनेट कम हो जाएंगे। जब बाइकार्बोनेट कम होंगे तो उसके र्यूमर के अंदर एक एक्यूट लेवल की एसिडोसिस क्रिएट हो जाती है और वो कंटिन्यूस रहती है और उससे क्या होती है उसकी डाइजेशन सारी डिस्टर्ब होगी, लेमनेस भी आ जाएगी, मेस्टाइटिस भी उस पर आ सकती है। अब उसको इस जो है एसिडोसिस को ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं कि हमको बफर दें या इसकी बाइकार्बोनेट मीठा सोडा दें, उसका भी एक सर्टन लिमिट है। फिर हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमारे लोग क्या करते हैं कि फाडर कम कर देते हैं और कंसनट्रेट और बढ़ा देते हैं, उससे और एग्रेवेट कर जाता है क्योंकि स्टार्च जब देंगे तो और इसके अंदर फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब हम फाइबर ज़्यादा करेंगे उसको रिमूव करने के लिए एसिडोसिस को तो उसकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, रूमिनेशन पहले ही स्लो है तो उसकी हीट इंक्रीमेंट ऑफ डाइजेशन वो भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा एक सिंड्रोम बन जाता है कि वो समझ नहीं आती कि इसको हम कहाँ से पकड़ें इस चीज़ को लेके आएँ। तो TMR में हम इसको एक तो थोड़ा डेंस राशन देना ही पड़ेगा हमें क्योंकि उसकी इनटेक कम हो जाती है और हमें उसकी नेगेटिव एनर्जी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो फाइबर की सिलेक्शन, उसको हम कहते हैं कि इफेक्टिव फाइबर को हम कंसिडर करेंगे। इफेक्टिव फाइबर वो फाइबर है कि जिसकी च्यूइंग बहुत अच्छी हो, जिसकी जुगाली के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा सेक्रीट करे और उसके अंदर बफरिंग करके र्यूमन की pH को वो प्रॉपर जगह पे ले गया है। उसके दो तरीके हैं, एक तो हम फाइबर ज़्यादा फार्जिस लें, जो भी हम NDF लेवल अटेन करते हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 70 से 75% NDF वो फारिज से आए। गर्मियों में ख़ास तौर पे फारज की रेशो ज़्यादा होनी चाहिए और रफ़े जो ड्राई रफ़े है जिसमें लिग्निफाइड NDF होता है, लिग्निफाइड फाइबर होता है और NDF लेवल भी हाई होता है, उसकी रेशो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा तरीका एक पेन स्टेट जो है फाइबर सेपरेशन सिस्टम है जिसको PNE फाइबर भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल फाइबर फैक्टर फाइबर भी कहते हैं। वेरी सिंपल, 3 या 4 सीव होती हैं। एक सीव है पहली ऊपर टॉप पे 19 मिलीमीटर का होल उसके अंदर होता है, उसके बाद दूसरी सीव होती है उसके अंदर 8 मिलीमीटर का सुराख होता है, उसके नीचे जो है वो तकरीबन 4 mm का या उससे भी कम बेश होता है। अब क्या करते हैं कि जो इसको सीव करते हैं ना फाडर को या साइलेज को, जो दो दरमियान वाली सीव में रह जाए ना उसको तकरीबन 60-70% फाइबर वो रह जाएगा, उसको हम फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव फाइबर कहते हैं। ये हर बंदा अपने फार्म पे मुहैया कर सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि इतना लेंथी भी फाइबर नहीं होता कि उसको डाइजेशन उसकी डिस्टर्ब करे और ना ही इतना फाइन होता है कि उससे एसिडोसिस क्रिएट हो जाए। तो ये इफेक्टिव फाइबर हो गया नंबर 1। दूसरा मैं फिर वो एक हमारा पानी को हम चूँकि न्यूट्रन नहीं समझते, लेकिन जब गर्मी होती है तो ठंडा ताज़ा और जो है चिल्ड वाटर वो भी उसका टेम्परेचर डाउन करने में मदद करता है, उसकी डाइजेशन बेहतर करता है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं कि एनर्जी पूरी करने के लिए फ़ैट की यूज़ को भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर हम फ़ैट वैसे डालेंगे वो डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए फिर बेहतर है कि हम ऐसे ऑयल सीड इस्तेमाल करें जो जैसे कॉटन सीड एज ए होल इस्तेमाल करें, सनफ्लावर का फुल फैट इस्तेमाल करें, सोयाबीन को फुल फैट के फॉर्म में इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है ख़ास तौर पे इसका 2 पोर्शन होते हैं, एक कैटायन पोर्शन है जिसको पॉजिटिव पार्ट कहते हैं, एक एनायन पोर्शन है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये कैटायन की ग्रुप में आते हैं और क्लोराइड जो है ये आयन है, उसमें सल्फेट भी आ जाता है। तो कैटायन का रेशो बढ़ानी चाहिए इसमें। मतलब आम तौर पे जो अगर हम इसको डीकैड कहें या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर केजी ऑफ डाइट कहें, वो 300 से 320 जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है कैटायन वो पर केजी ऑफ डाइट पे ले जाएं तो उसमें सोडियम, पोटाशियम और
मैग्नीशियम, ये तीनों इन्हांस करने पड़ेंगे। पोटाशियम फॉर एग्जांपल 1.4 तक हम ले जाएं मैक्सिमम, सोडियम 0.3 से 0.35% तक ले जाएं। इस तरह मैग्नीशियम भी 0.35 तक पर केजी ऑफ ड्राई मैटर हम इसको लेके जाते हैं। पोटाशियम की ज़्यादती से इसकी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम पोटाशियम हमारा बढ़ जाता है जब बढ़ाते हैं तो मैग्नीशियम हमें लाजमी बढ़ाना चाहिए। और मैग्नीशियम की मेरी ज़ाती राय है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में हमें देना चाहिए, जो ज़्यादा बेहतर बफरिंग करता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के TMR कमर्शियल जो है मैन्युफैक्चरर से लेना चाहिए या अपना बनाना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर कोई बंदा अपना TMR बना सके तो उसका एडवांटेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और हमारी लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल किसी का 100 एनिमल का फार्म है, 50 का है, 200 का है, उसके पास वो लैब फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब बड़ी बेसिक फैसिलिटी, जस्ट ड्राई मैटर। उसके साइलेज का ड्राई मैटर क्या है, मटेरियल का ड्राई मैटर क्या है, जो TMR बना है उसका, जब तक ड्राई मैटर नहीं पता लगेगा तो ड्राई मैटर इनटेक का कैसे पता चलेगा। फार्मर अपने पास साइलेज और ड्राई रफेज का बंदोबस्त करे और फीड मिल वाले के पास आए, उसको कहिए कि ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे ऐसा कस्टमाइज्ड मिक्सचर बना के दे दो जिसके अंदर प्रोटीन सोर्सेज हों, एनर्जी सोर्सेज की जैसे कॉर्न ग्राइंडेड फॉर्म में हो, और मिनरल मिक्सचर हो, बाईपास फैट हो, टॉक्सिन बाइंडर हो, एवरीथिंग उसके अंदर हो, और वो बता दे कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको ब्लेंड करके इतना पोर्शन आप अपनी तरफ से मिक्स कर लें, और इतना फॉर एग्जाम्पल 60% वो कहेगी आप फॉरेज और ड्राई रफेज ले लें और 40% इसके अंदर ये मिक्सर डाल लें और TMR तैयार हो जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ्यूचर में यही चलेगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल शेयरिंग के, नॉलेज शेयरिंग के साथ कस्टमाइज्ड कंसनट्रेट की सप्लाई कर रहा है ना, उसके पास लेबॉर्ट्री है, वो प्रोटीन चेक करेगा, सोयाबीन की भी, कैनोला की भी, रेपसीड की भी, मकई की मॉइस्चर चेक करेगा, फ्लोरोसेंस चेक करेगा, मिनरल वो अच्छी क्वालिटी के डालेगा, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और आसानी बड़ी है कि जो ड्राई फार्म में मटेरियल लेके जाना वो उसका किराया थोड़ा है और पोर्शन भी थोड़ा है। जो साइलेज और बाकी रफेज वगैरह है जिसकी बल्क डेंसिटी बहुत थोड़ी है, जैसे तूड़ी को उठा के लेके जाना उसका किराया भरने के बजाय वो फार्म पे ही हो मौजूद, तो ये सारी चीज़ें ब्लेंड होकर एक फार्म पे अगर शुरू हो जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये समीडा भी अगर इसके अंदर कोई 1-2 इनिशिएटिव ले तो ये आपस में मिल के एक शेयरिंग करके नॉलेज की कस्टमाइज्ड फार्मूला ऑफ कंसनट्रेट मैश फार्म में हो, और आगे वो फॉरेज और रफेज वो खुद मैनेज करें, तो ये शायद फ्यूचर में चलने वाला काम है। इनिशियली एक तो समीडा का पॉइंट ये था कि एक अच्छी एनवायरनमेंट दी जाए, क्योंकि अच्छी एनवायरनमेंट जब तक नहीं देंगे, थर्मोन्यूट्रल जोन नहीं देंगे एनिमल को, तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। उस बहस में मैं नहीं चाहता कि उसका शेड कंट्रोल हो, सेमी कंट्रोल हो, पार्शियल कंट्रोल हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। एनिमल को जो उसकी एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। ये समीडा ने बड़ी कोशिश की और लोगों को पैगाम दिया। उसके बाद फीडिंग होती है, जेनेटिक्स का तो पहले डिटर्मिन करके ही वो शुरू होता है काम। अच्छा, इसके अंदर ना ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, तो समीडा के टीम के साथ हमने मिलके एक इनिशिएटिव लिया। हमने कहा कि वाई नॉट के फार्मर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि TMR होता है क्या है। जो बड़े बड़े फार्म हो तो वो कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, तो एक आम फार्मर तो नुकसान ही किया जा रहा है। तो उसमें फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम वही TMR, वो जो कंसल्टेंट उनका शायद उससे भी बेहतर हमने बना के दिया, और शायद कोई एक भी फार्मर ना होगा पूरे पाकिस्तान में कि जिसने इसके साथ जब भी यूज़ किया और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ना लिया हो। थोड़ा बहुत वो शेल्फ लाइफ का इशू हुआ है, तो ये शायद तो डिटर्मिन करवा दी। समीडा ने इतना पैगाम पहुँचाया घर घर में, अब बल्कि काफ़ी सारी कंपनीज़ इस बात पे सोच रही हैं कि हम कमर्शियल TMR कोई कैसे प्रमोट करें, और फ्यूचर में बताऊं वनडे का जो कमर्शियल फ्यूचर है ना, उसकी जगह रिप्लेसमेंट ये TMR होगा। वनडे के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वनडा बेसिकली एक कंसनट्रेट है जिसके अंदर किसी को भी नहीं पता, ना कोई शेयर करता है कि कितनी प्रोटीन डिग्रेडेबल है ह्यूमन की और कितनी अनडिग्रेडेबल है, कोई शेयर नहीं करता। उसके अंदर क्या NDF लेवल है, क्या ADF लेवल है, क्या मिनरल प्रोफाइल है, और क्या कौन सी प्रोटीन है,
तो वो एक जर्नल सी, एक मुबहम सी बात है कि ये TDN लिख दिया जो दुनिया में कोई चेक भी नहीं कर सकता, और एक प्रोटीन लिख दी, बस डेट्स इट। और रेट की रेस लगी हुई है कि इस रेट पे बिक रहा है। ये जो TMR का कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें एक ओनरशिप है। आप एक ब्रांड से TMR देंगे, एक एनिमल है और आप TMR है, एनिमल की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो TMR की वजह से नहीं आएगी, आएगी तो TMR की वजह से आएगी। तो जब बंदा ओनरशिप लेता है तो उसके अंदर फिर एफर्ट बहुत ज़्यादा करता है। वनडे वाला तो कहेगा ना आपका फॉडर ठीक नहीं था, आपका तोड़ी ठीक नहीं थी, आपका ब्रॉड ग्रास ठीक नहीं थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ी ओनरशिप वाली बात है, और SMIDA ने मेरा ख्याल है कि फार्मर को वो अवेयरनेस दी है कि वो कम से कम सोचे कि खुद TMR बनवाए, कस्टमाइज TMR करे या बनाए किसी से ले। इसके अलावा फ्यूचर सर्वाइवल देखो, फीड ही 70-80% ऑफ दी है हर्ड की कॉस्ट। तो फीड अगर आपकी ऐसी हो जो एफिशिएंट हो, प्रॉपर डाइजेस्टिबल हो, और उसके सारे प्रॉब्लम फीड से जो फीड के रिलेटेड हैं वो दूर होंगे, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि SMIDA ने पैगाम तो दे दिया। अब उसको कैसे आगे और कर लें कि इम्प्लीमेंट करवाना है फार्म लेवल पे, कोई मशीनरी छोटे हम TMR मशीनें इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके जो फॉडर के एनालिसिस के कोई शायद हम NIR, मैं बल्कि कहता हूँ अगर हम कर लें NIR को ऐसा सिस्टम करें कि उसका डाटा शेयरिंग कर दें, फार्मर उसके अंदर एक मटेरियल डालेगा तो उसको उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो वो इस तरह की कॉन्सेप्ट अब देने की ज़रूरत है कि फार्मर को अवेयरनेस हो और उसकी मशीनरी और मटेरियल और हर चीज़ उसके साथ। अच्छा देखिए, रवायती फीडिंग हमारे दो तरह से होती है। एक तो है कि हम सारा दिन उसको आगे फॉडर डाल देते हैं या मैक्सिमम उसके अंदर तूड़ी मिक्स कर देते हैं, और मिल्किंग टाइम के अंदर हम उसको कंसनट्रेट, जिसको हम बाड़ा कहते हैं, वो डाल के तो दूध लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सबसे ही ज़्यादा नेगेटिव तरीका है आई थिंक फीडिंग का। होता यह है कि फाइबर, बैक्टीरिया को जब फाइबर मिलता है तो उसको प्रोटीन भी चाहिए ग्रो करने के लिए। उसके अंदर लाइक हम जो कंसनट्रेट देते हैं उसके अंदर NPN भी है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए दोनों कार्बन स्केलेटन भी चाहिए उसको, और नाइट्रोजन भी चाहिए, और फास्फोरस भी, मिनरल भी, हर चीज़। ये बेसिकली 60-70% प्रोटीन तो हम रूमिनेंट को बैक्टीरियल प्रोटीन दे रहे हैं। तो हमने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट फाइबर के ऊपर उनको ग्रो करने दिया। जो वो ग्रो कर नहीं सके, जब लेग फेज में चले गए तो हमने कंसनट्रेट डाल दिया। जब कंसनट्रेट डाला तो वो इतनी तेज़ी से उसकी डाइजेशन हुई कि वो एक सर्टन टाइम के लिए pH बहुत एसिडिक चली गई, फिर वो डिस्टर्ब हुआ और फिर वापस आ गई। तो इससे वेस्टेज ऑफ न्यूट्रेंट है, इसमें कोई राय नहीं है कि TMR का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, दूसरा हमारा एक तरीकाकार क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो कंसनट्रेट मार्केट में बने हुए मिलते हैं, जिसको हम वंडा कहते हैं, उसको हम फॉडर, ग्रीन फॉडर और रफेज के अंदर मिक्स कर लेते हैं, और हम समझते हैं TMR बन गया। TMR इसलिए नहीं वो बना कि जब तक वो कस्टमाइज्ड कंसनट्रेट नहीं होगा कि जो फॉडर से क्या न्यूट्रेंट आ रहे हैं और वो बनाने वाला हमारे साथ शेयर नहीं करता कि वो न्यूट्रेंट क्या दे रहा है, दोनों का ब्लेंड होके और जो मिक्स राशन है वो डेली रिक्वायरमेंट का एक एनिमल का जो ड्राई मैटर इनटेक है उसके अंदर वो पूरा नहीं होता, तो वो कॉन्सेप्ट फीडिंग का पूरा ही नहीं होता। तो TMR का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि एनिमल पर डे ड्राई मैटर इनटेक के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की, कैल्शियम, फास्फोरस, नेट एनर्जी की, फाइबर, स्टार्च, सोडियम, पोटाशियम, एवरीथिंग, वो पूरी कंप्लीट होती है उस ड्राई मैटर के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट TMR के अलावा पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज़ में। हाँ, इसमें एक हाई यील्डिंग हो तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी हो जाती है, लो यील्डिंग हो तो, और मतलब हर एक के लिए थोड़ा दूध देने वाला हो, ज़्यादा देने वाला हो, एफिशिएंसी TMR के ही अंदर है। कि जी एक एनिमल जो 35 लीटर दूध देता है तो उसकी TMR की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। ये एक बेसिकली फेज़ सिस्टम होता है कि पहला जो है 1 महीना वो अर्ली लैक्टेशन का होता है, उसके बाद अगले 2 महीने का जो फेज़ है वो हम पीक की तरफ लेके जाता है, फिर अगला 4 महीना उसको मेंटेन करता है, फिर लेट लैक्टेशन है, फिर वो ड्राई और क्लोज अप की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे फेज़ आएगी इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, क्योंकि हर फेज़ के अंदर एनिमल ग्रो कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है अपना वेट, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ रही है या दूध कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन होती हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया ना कि 35 लीटर दूध दे रहा है,
दूध एक हो गई बात, दूध की कंपोजिशन क्या है, एनिमल का वेट क्या है, उसकी स्टेज ऑफ लैक्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके उसका ड्राई मैटर इनटेक बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। और ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है सही फार्म में कि इसके अंदर आपको इतनी वेरिएबिलिटी मिलती है कि कोई लोग कहते हैं ये 2.5% ऑफ द बॉडी वेट, कोई कहेगा 3% ऑफ द बॉडी वेट। एक सॉफ्टवेयर मिलते हैं, CPM वाला और वैल्यूज़ बताएगा, NRC वाला को और बताएगा। तो इसको बहुत प्रिसाइज तरीके से सबसे पहले ड्राई मैटर इनटेक को मालूम करना है, क्योंकि इसको खिलाना कितना है पहले तो ये है। जो खिलाना ना, एवरेज में अगर बात करूँगा ना, तो ड्राई मैटर बेसिस पे 17% प्रोटीन एज ए होल उसकी बननी चाहिए और 1.7 के करीब उसकी नेट एनर्जी बननी चाहिए। तो इस तरह ये करती हैं, लेकिन असल चीज़ है उसकी ड्राई मैटर इनटेक को वर्कआउट करना विद कंसिडरेशन ऑफ द मिल्क फैट कंपोजिशन, मिल्क प्रोटीन कंपोजिशन। लेकिन डेयरी के अंदर फेज़ फीडिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से ये है कि जब एनिमल पार्चुरेशन फेज से आगे लैक्टेशन में जाता है तो उस वक्त वो डिक्लाइन ऑफ वेट की तरफ हो रहा होता है और उसको एनर्जी बूस्ट करना चाहिए और उसमें इनटेक अभी थोड़ी होती है और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है उसने। तो पहला महीना हमने इसका जो है ना फ्रेश अप, उसमें उसके न्यूट्रिएंट इतने पूरे करने हैं कि उसको हमने बहुत डेंस न्यूट्रिएंट इनटेक उसकी पूरी नहीं होती उस वक्त, और हमने उसको एनर्जी पूरी करने के लिए इवन बाईपास ग्लूकोज, बाईपास फैट और इस तरह की चीज़ें उसमें देनी है। उसके बाद फिर 2 महीने होता है उसको पीक प्रोडक्शन का फेज़। अच्छा, अगर हम पीक प्रोडक्शन 2 महीने की बजाय उसको अर्ली 8 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते में पीक पे ले जाएं तो थ्रू आउट स्पैन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा इन्हांस होगी, तो वो 10-12% अपना थ्रू आउट पोटेंशियल ज़्यादा इन्हांस कर देगा। उसके बाद फिर अच्छा अब ये पहले 2 फेज़ हो गई और तीसरी फेज़ के मिड तक ये वेट रिड्यूस कर रहा होता है अपना, और इनटेक इसकी बढ़ रही होती है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो मिड लैक्टेशन के बाद जो इसकी फेज़ है कि वेट बढ़ना शुरू होता है इसका, तो वहाँ पे इसकी फीड डिफरेंट हो जाती है, इसका मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही होती है, इनटेक अभी तक ज़्यादा हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती हैं वाइल फार्मूलेटिंग TMR। लेकिन उसके बाद जो मेन हम इसको इग्नोर करते हैं, एक तो ड्राई फेज़ को तो बहुत ही इग्नोर किया जाता है, हालांकि ड्राई फेज़ ही असल वेट इनपुट करता है जिसने आगे जाके उसका बॉडी स्कोर भी मेंटेन करना और वज़न पूरा रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसको हम क्लोज़अप कहते हैं। अच्छा, क्लोज़अप में होता क्या है कि क्लोज़अप ऐसी फेज़ है कि जिससे हम एक बहुत ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली जो जिसको हम कहते हैं मिल्क फीवर, उससे हम बच सकते हैं। मिल्क फीवर बेसिकली क्या है कि उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाना। अच्छा, अब हमने इसको कैसे दूर करना है कि जैसे ये है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, कैटायन और एनायन का पॉजिटिव कैटायन होते हैं हमेशा और एनायन हमेशा नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये बहुत ऐसी फेज़ है कि हमने पहले तो कोशिश करनी कि उसको ज़ीरो पे ले आए। वो किससे बढ़ते हैं? क्लोराइड बढ़ाएं हम इसमें, क्लोराइड इवन HCl से भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड से हो सकता है, सल्फ़र के जितने भी कंपाउंड हैं उनसे हो सकता है। अच्छा, ये होता क्या है, जब हम बढ़ाते हैं तो ब्लड की pH स्लाइटली रिड्यूस होती है, जो 7.4 से कम हो गए 7.3 7.2 पे जा सकती है। वो ट्रिगर करती है हमारे हाइपोथायराइड सिस्टम को, जो पैराथायराइड हार्मोन जो है हमारा, उसको ट्रिगर करती है और वो क्या करती है कि बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लेके आती है। तो ये अगर आप देखें कि अगर हम ये फेज़ को मिस कर दें, उसमें हम वही इलेक्ट्रोलाइट देते रहें, वही मिनरल देते रहें जो हम रूटीन में दे रहे हैं, तो कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा। तो जब पार्चुरेशन होगी, कैल्शियम कम होगा, फ़ौरन एनिमल जो है वो मिल्क फीवर का शिकार हो जाएगा। तो ये आप ये समझ लें कि ये पूरे महीने उसके मुताबिक अगर हम एनिमल को प्रिपेयर करेंगे ना, तो एनिमल की हेल्थ भी अच्छी होगी, डिज़ीज़ से बचा रहेगा और रिप्रोड्यूस करना नेक्स्ट उसके लिए जो है अगले साल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन वो बेहतर हो जाएगी। अब फेस फीडिंग जैसे मैंने बताया, शायद आपको फील हो गई ये मुश्किल सा एक मरला है। वैसे तो मैं बताऊं, पोल्ट्री के अंदर हम 10-10 दिन की फीड भी बनाते हैं, तो यहाँ तो फिर महीनों की होगी ना। तो इसमें आप फ्रेश अप के लिए 1 महीना वो क्रिटिकल है कि जिसमें हमने इसको बाईपास ग्लूकोज देना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम होती है और इनटेक जो कम होती है।
तो और एक दो चीज़ें हम बाईपास करते हैं ताकि उसके न्यूट्रेंट इन्हांस हो जाएं, क्योंकि इनटेक उसकी थोड़ी है। और इसके बाद एक रेगुलर फीड ही है जिसके अंदर हम न्यूट्रेंट सिर्फ वेरी करते हैं। वो फीड ऑलमोस्ट मिड लैक्टेशन हो, पीक वाली हो या लेट लैक्टेशन वाली हो, उसमें ऑलमोस्ट मटीरियल भी वही होते हैं, सिर्फ उसकी प्रोफाइल चेंज होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्लोजअप है। उसमें हमने मेजर चेंज जो लेके आनी है वो उसके मिनरल मिक्सचर के अंदर लेके आनी है कि उसमें कैटायन की जगह पे हमने एनायन को एनहांस करना है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि उसकी एक तब्दीली से एक बहुत बड़ी डिजीज़ जिससे एनिमल बैठ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उससे बचाव हो सकता है उसका। हीफर्स के अंदर टीएमआर की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हीफर हो या लैक्टेटिंग एनिमल हो, टीएमआर ही असल डाइट है उसकी, और इम्पॉर्टेंस इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है हीफर के अंदर, क्योंकि हीफर को हमने इस तरह ग्रो कराना है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर या बोन स्ट्रक्चर कह लें और मसल मास, इसकी एक सर्टन रेशियो होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम एनिमल को अंडर फेड कर लें और बाद में हम कहेंगे उसका वज़न बढ़ जाए, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रह जाएगा और मसल मास बढ़ जाएगा, और दूसरा फैट डिपोजिशन हो जाएगी, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स जो है या उसके ऑर्गन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि टीएमआर जो है इसके जनरली वैसे हीफर के अंदर 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहला ग्रुप जो है उसका 2-3 महीने का होता है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई 18 से 20% तक प्रोटीन उसको चाहिए। दूसरा ग्रुप जो है वो अगले नेक्स्ट 6 महीने का है, उसमें प्रोटीन अच्छी खासी कम हो जाती है, अबाउट 13 से 13.5-14 हर प्रोटीन, मतलब ड्रास्टिकली प्रोटीन कम हो गई। और तीसरे फेज़ में तो हार्डली उसको 12 से 13% प्रोटीन चाहिए। अब देखें, अगर आप फेजेस नहीं करेंगे तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा प्रोटीन का दिए जा रहे हैं फीड, लेकिन आपका वो जो असल मकसद है ना कि एनिमल का स्ट्रक्चर और मसल मास और उसकी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो नहीं हो पा रही। इसी तरह कैल्शियम शुरू में ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस शुरू में ज़्यादा चाहिए, लाइक अगर उसको 0.8% कैल्शियम चाहिए पहले फेज़ में, दूसरी फेज़ में 0.5 हो जाएगी और तीसरे में बहुत कम होकर 0.35 पे चली जाएगी। इसी तरह फास्फोरस उससे आधी करेंगे तो वो भी कम होती जाएगी। एनर्जी है फॉर एग्जांपल 1.7 नेट एनर्जी चाहिए अगर पहली फेज़ में, दूसरी फेज़ में 1.5 और तीसरे में 1.4 चाहिए। तो ये उसी तरह ही उसको लेके चलेंगे और इससे एफिशिएंसी बेहतर होगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और कॉस्ट मैं बताऊं कि हमारे 1-2 फार्मर हैं जिन्होंने टीएमआर पे रेयरिंग की है, उनके इतनी कम कॉस्ट पे हीफर ग्रो कर गए हैं। अब बल्कि मेरी बात हो रही है जो आईवीएफ पे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे ये रेयर करके बेचने हैं हीफर बना के, तो वो इस पे सोच रहे हैं कि हम टीएमआर पे उसको ग्रो करके तो उनकी कॉस्ट अभी से वर्कआउट करेंगे, क्योंकि इससे हम उसकी कॉस्ट वर्कआउट कर सकते हैं पहले दिन के कितने में हमें एनिमल कॉस्ट करेगा इसकी अडल्ट होने तक।